दोस्तों, तो आज का जो विषय है वह है कि गैर कृषि क्षेत्र में 7.85 मिलियन रोजगार अवसरों का सृजन। ठीक है, चुनौतियां और उनके समाधान। ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं। देखिए कि रोजगार विकास और संपन्नता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है और रोजगार का परिणाम और गुणवत्ता यह निर्धारित करती है कि आर्थिक उत्पादन किस हद तक लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, रोजगार को बढ़ावा देने का अर्थ है मांग आधारित विकास के इंजन को ईंधन देना। ठीक है, जिसे एक ऐसे जनसंख्या समूह द्वारा संचालित किया जाता है जिसकी अपने सम्मानजनक अस्तित्व और भरण पोषण के लिए सरकार पर निर्भरता उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। भारत के युवाओं की वैध आकांक्षाओं के अनुरूप उपयुक्त रोजगार के अवसरों का सृजन भी देश के जीवन में एक बार मिलने वाले जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आर्थिक वृद्धि ने यद्यपि देश के श्रम बाजार की स्थितियों पर कुछ सकारात्मक प्रभाव डाला है, लेकिन इससे रोजगार की स्थितियों में कोई क्रांतिकारी संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। उदारीकरण के पश्चात हम देखें तो सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि दर रोजगार सृजन में खुद को परिवर्तित नहीं कर सकी। दोषपूर्ण शिक्षा नीति के कारण शिक्षण संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जो ज़्यादातर निजी क्षेत्र में थे, जिससे अंततः शिक्षित युवाओं की संख्या में तो वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार सृजन की संभावना बहुत कम या खराब रही। कुल रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी में धीमी हालांकि स्थिर गिरावट आई और सेवाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। कुल रोजगार में कृषि एवं सहबद्ध क्रियाएं क्षेत्र में रोजगाररत लोगों की हिस्सेदारी 2000 में 60% से गिरकर 2019 में लगभग 42% हो गई। विगत वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुभव बताता है कि कृषि क्षेत्र में रोजगाररत बहुत से कामगार निर्माता और सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार पाने में सफल हुए हैं, जिनकी कुल रोजगार में हिस्सेदारी 2000 में 23% से बढ़कर 2019 में 32% हो गई है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगाररत कामगारों की हिस्सेदारी लगभग 12 से 14% के आसपास स्थिर रही है। ठीक है, निर्माणी एवं सेवाओं में लोगों को रोजगार भले ही मिल गया हो, लेकिन गुणवत्ता और आय सृजनात्मकता में वह हीन ही है। इन क्षेत्रों में कार्यरत अधिकांश लोग या तो ठेके पर काम करते हैं या दैनिक मजदूरी पर। ठीक है, पिछले 3 दशकों से या उससे ज़्यादा समय में भारत में कृषि क्षेत्र में कार्यबल का जो स्थानांतरण हुआ है उसे अर्थशास्त्री संरचनात्मक परिवर्तन नहीं कहते। सामान्यतया इस तरह के परिवर्तन में कृषि क्षेत्र से श्रम का स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में हुआ, खासतौर पर विनिर्माण और आधुनिक सेवाएं, जहां उत्पादकता, मूल्य संवर्धन और औसत आय अधिक है। ठीक है, नियोजित आर्थिक विकास मॉडल में यह माना गया था, विशेष तौर पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो कि मुख्य रूप से औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी, कि औद्योगिक क्षेत्र में उच्च विकास से विनिर्माण क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र से अधिशेष श्रम को अवशोषित करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परंपरागत रूप से भारत के कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक प्रच्छन्न रोजगार है और इसका प्रतिकूल प्रभाव अब युवा असंतोष के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, भारत में देखा गया विकास पैटर्न अन्य विकसित देशों के अनुभवों से अलग रहा है। ठीक है, जहां विकास के शुरुआती चरणों में विनिर्माण विकास का मुख्य चालक था, भारत में विकास सेवाओं पर आधारित रहा है। ठीक है, भारत में हाल ही तक खुली बेरोजगारी दर 2 से 3% पर कम हो गई थी, जो 2019 में बढ़कर लगभग 5.8% हो गई, लेकिन 2022 में और गिरावट आई। निचले स्तर की खुली बेरोजगारी दर के साथ साथ उच्च प्रच्छन्न हुई बेरोजगारी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आजीविका के अवसरों की कमी का
संकेत है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं भारत में रोजगार की वर्तमान स्थिति। ठीक है, तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीएलएफएस और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जनसंख्या अनुमानों से प्राप्त श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी कि WPR का उपयोग करते हुए भारत का कार्यबल 2022-23 में लगभग 56.5 करोड़ होने का अनुमान है। ठीक है, PLFS के 2022-23 के अनुसार देखें तो 45% से अधिक कार्यबल कृषि में, 11.4% विनिर्माण में और 28.9% सेवाओं में और 13% जो है निर्माण कार्य में कार्यरत है। लगभग आधी आबादी विशेषकर महिलाओं को रोजगार प्रदान करने में कृषि का प्रभुत्व एक चुनौती और अवसर दोनों है। ठीक है, श्रमिकों की रोजगार स्थिति के संदर्भ में कुल कार्यबल का 57.3% स्वरोजगार में लगा हुआ है और 18.3% घरेलू उद्यमों में, ठीक है, अवैतनिक श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। कुल कार्यबल में आकस्मिक श्रम का हिस्सा 21.8% है और नियमित वेतनभोगी, ठीक है, या जो वेतन कर्मचारी हैं कुल कार्यबल का 20.9% है। लिंग के हिसाब से यह महिला कार्यबल है जो स्वरोजगार की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, जबकि पुरुष कार्यबल का हिस्सा स्थिर रहा है। यह पिछले 6 वर्षों में महिला श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR में तेज वृद्धि से स्पष्ट है, जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा कृषि और संबंधित गतिविधियों में शामिल होने से प्रेरित है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रोजगार संबंधी चुनौतियाँ। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था रोजगार के मोर्चे पर निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रही है। ठीक है, तो पहला देखें तो सरकारी नौकरियों को उच्च प्राथमिकता। आज के युवा विशेषकर जो शिक्षित सरकारी नौकरियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, जो निजी क्षेत्र की तुलना में उच्च स्तर की नौकरी सुरक्षा और उच्च स्तर का पारिश्रमिक प्रदान करती है। ठीक है, समाजशास्त्रीय रूप से सरकारी नौकरी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति के साथ साथ समाज में परिवार की सामाजिक स्थिति को बढ़ाती है। ठीक है, भारतीय रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती में आवेदकों की बड़ी संख्या, जिनमें से अधिकांश शिक्षित हैं। विभिन्न राज्यों में कांस्टेबलों की भर्ती में लाखों आवेदक इस प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। इन युवाओं में न तो स्वरोजगारों के अवसर का लाभ उठाने की कोई इच्छा है और न ही पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ने में कोई रुचि है। ठीक है, तो क्या है ये हम लोग चुनौतियां देख रहे हैं। दूसरी चुनौतियां देखें तो रोजगार सृजन में कमी और संरचनात्मक परिवर्तन में कमी। यथोचित उच्च वृद्धि के बावजूद उत्पादक रोजगार अवसरों में एक समान रूप से विस्तार नहीं हुआ है। इसके बजाय विकास प्रक्रिया में रोजगार की तीव्रता में गिरावट आई है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि यह मुख्य रूप से विकास प्रक्रिया के विनिर्माण प्रधान होने के विपरीत सेवा प्रधान होने का कारण हुआ है, जिसे अधिकांश विकसित देशों ने अपने विकास प्रक्रिया के दौरान अनुभव किया। नतीजतन भारत में संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी रही है और यहाँ तक कि इसे अवरुद्ध भी कहा गया है। ठीक है, फिर चुनौतियों में देखें तो श्रम बाजार की असमानताएं और प्रौद्योगिकी की चुनौतियां। ठीक है, कृत्रिम मेधा यानी कि AI और मशीन लर्निंग, ठीक है, जैसे नए तकनीकी विकास ने श्रम बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सबसे पहले पिछले कुछ वर्ष में पूंजी की तीव्रता बढ़ रही है, जिससे विकास प्रक्रिया में रोजगार की तीव्रता कम हो रही है। दूसरा, काम की कौशल संरचना बदल रही है, जबकि उच्च कौशल की आवश्यकता वाली नौकरियों में वृद्धि हो रही है। कम कौशल की आवश्यकता वाली नौकरियों में कमी आ रही है, जिससे श्रम बाजार की असमानताएं बढ़ रही है। रोजगार सृजन की यह प्रवृत्ति भारत में भी दिखाई देने लगी है। अब अगली चुनौतियां हैं कि श्रम बाजारों में असमानता का उच्च स्तर। भारत में श्रम बाजारों के क्षेत्रों, सामाजिक समूहों, लिंगों और व्यवसाय के संदर्भ में असमानता का उच्च स्तर देखने को मिलता है। यह श्रम बाजार असमानताओं और समग्र सामाजिक असमानताओं के पीछे एक प्रमुख कारक है। ठीक है, अगली चुनौतियां हैं क्षेत्रीय असमानताएं। क्षेत्रीय जनसांख्यिकी परिवर्तन रोजगार
परिणामों विशेष रूप से युवाओं के रोजगार में भौगोलिक क्षेत्र में असमानता को उजागर करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि जैसे पिछड़े और अविकसित राज्यों में युवाओं की संख्या अधिक है। ये राज्य अपेक्षाकृत अविकसित हैं और इनकी इनकी प्रति व्यक्ति आय नीची है। इसके अलावा इन राज्यों में उच्च शिक्षित युवाओं का अनुपात भी नीचा है। औपचारिक रोजगार कम है और युवाओं का एक बड़ा हिस्सा रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं है, जो युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में इस तरह के अंतरों को दूर करने और अधिक संतुलित अवसरों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई क्षेत्रीय नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ठीक है। फिर है कि शिक्षा और कौशल का बेमेल होना और रोजगार की चुनौतियाँ। पिछले 2 दशकों में 2000 से लेकर 2022 तक बेरोजगार व्यक्तियों में उच्च शिक्षा स्तर वाले युवाओं का अनुपात काफ़ी हद तक बढ़ा है। साथ ही इन युवाओं की आकांक्षाएं भी बढ़ी है, जो उच्च कौशल वाली नौकरियों के लिए आवश्यक शिक्षा के स्तर और प्रासंगिक कौशल के बीच कुछ हद तक बेमेल होने का संकेत हो सकता है। यदि ऐसा है तो यह रोजगार के संकट का संकेत देता है। यह इस बात का भी संकेत देता है कि उच्च कौशल और मध्यम कौशल वाली नौकरियों में कम योग्य कार्यबल के साथ शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति के सह अस्तित्व को देखते हुए शैक्षिक स्तर कौशल स्तरों के लिए एक अपूर्ण प्रतिनिधि माप है। ठीक है। एक चुनौती है कि तेज़ी से बदली तकनीकें। श्रम बाजार में उभरने वाली एक बड़ी चुनौती तेज़ी से बदलती उत्पादन तकनीकों से उपजी है, जिसका श्रम बाजार और रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर तेज़ी से बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई ने अवसरों के साथ साथ बड़ी चुनौतियां भी पैदा की है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन। श्रम बाजार जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है और आगे भी प्रभावित होता रहेगा, जो कि जलवायु वैज्ञानिकों द्वारा 1 दशक पहले किए गए अनुमान की तुलना में अधिक तेज़ी से घटित हो रहा है। कार्बन कम करने वाली व्यवस्था की नई आवश्यकताओं की ओर संभावित संक्रमण में श्रम बाजार के लिए इन महत्वपूर्ण मुद्दों और इसके परिणामों को समझना महत्वपूर्ण है। हालांकि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक चरम मौसमी घटनाओं जैसे रिकॉर्ड तौर गर्मी की लहरों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन हरित नौकरियों के मामले में अवसर भी उभर रहे हैं। 2030 तक 500 गीगावाट स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता के भारत के परिवर्तनकारी लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी से उत्पन्न हो रहा है। भारत लक्षित गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने के लिए नई क्षमता स्थापित करके सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्रों में संभावित रूप से लगभग 34 लाख नौकरियां, ठीक है, जिसमें अल्प और दीर्घ अवधि में पैदा कर सकता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 2030 तक रोजगार सृजन की आवश्यकता। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के निष्कर्षों के अनुसार कार्यबल में वृद्धि का अनुमान पुरुषों के लिए स्थिर श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी कि WPR 2023 में 54.4% और महिला के लिए बढ़ती श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2023 में 27% से 2036 में 40% यानी कि हर साल 1% अंक में वृद्धि मानते हुए लगाया गया है। इसके अलावा संरचनात्मक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता है कि कार्यबल में कृषि का हिस्सा 2023 में 45.8% धीरे धीरे घटकर 2047 में 1/4 रह जाएगा और कृषि छोड़ने वाले संबंधित कार्यबल को कार्यबल में वृद्धि में जोड़ा जाएगा। रोजगार में कृषि की प्रबलता और उच्च मूल्य वाली कृषि और संबद्ध गतिविधियों की क्षमता देखते हुए यह एक उचित धारणा है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार पैदा करती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में आगे कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गैर कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख रोजगार अवसर सृजन करने की ज़रूरत है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ने अर्थव्यवस्था को पैदा करने वाली नौकरियों की संख्या का एक व्यापक अनुमान प्रदान किया है। ठीक है। गैर कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 78.5 लाख रोजगार अवसरों की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना 5 वर्षों में 60 लाख रोजगार सृजन, PM मित्रा टेक्सटाइल योजना, ठीक है,
20 लाख रोजगार सृजन। मुद्रा योजना को पूरक बनाने के लिए गुंजाइश, जो मौजूदा योजना है उसको पूरक बनाने की गुंजाइश है, जबकि उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जा सकता है। रोजगार सृजन के लिए निम्नलिखित 2 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ठीक है, रोजगार की मात्रा के अलावा इसकी गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा पहलू को का अपना महत्व है। ठीक है, तो ग्रामीण रोजगार विकास के लिए एक आशाजनक क्षेत्र के रूप में कृषि प्रसंस्करण। ठीक है, कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र ग्रामीण विकास के लिए कई अवसरों के चौराहे पर स्थित है। साथ ही यह खेत से कारखाने में रूपांतरण, ठीक है, के लिए एक मध्यवर्ती क्षेत्र भी है। यह क्षेत्र श्रम, रसद, ऋण और विपणन के लिए मेगा फूड पार्क, स्किल इंडिया, मुद्रा, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद आदि के बीच तालमेल का उपयोग करके लाभ उठा सकता है। भारत एक कृषि संपन्न देश होने के नाते अपने विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों की श्रृंखला का उपयोग कर सकता है और बड़े पैमाने पर ग्रामीण कार्यबल को उत्पादक रूप से संलग्न कर सकता है, जिसमें लाभकारी अंशकालिक रोजगार चाहने वाले महिलाओं और शिक्षित युवा शामिल हैं, जो छोटे से मध्यम पैमाने की कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को संभालने के लिए तकनीकी रूप से कुशल हो सकते हैं। ठीक है, देखभाल अर्थव्यवस्था का विकास। देखभाल अर्थव्यवस्था अभी तक कम आंकी जा रही है, फिर भी यह आर्थिक विकास और कल्याण के लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासकर भारत जैसे युवा देश के लिए, जिसके पास जनसांख्यिकीय और लैंगिक दोनों तरह के लाभ हैं। देखभाल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की परस्पर जुड़ी गतिशीलता, लैंगिक समानता, मानव विकास और आर्थिक वृद्धि का वादा करती है। इस प्रकार एक गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय देखभाल क्षेत्र विकसित करना मानव संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण दक्षता अंतर को पाट सकता है, जो लिंग मूलक तरीके से निर्धारित किए जाने के बजाय तुलनात्मक लाभ और विकल्प द्वारा संचालित होता है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देखें, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देखें तो अगले 25 वर्षों में भारत की देखभाल की ज़रूरतें काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है, क्योंकि जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बाद उम्रदराज आबादी बढ़ रही है, जबकि बच्चों की आबादी अभी भी अपेक्षाकृत बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है, के अनुसार 2022 तक भारत की 1/4 आबादी यानी कि 0 से 14 वर्ष यानी कि 36 करोड़ लोग की है, जबकि जनसंख्या का 10वां हिस्सा 60 वर्ष से ऊपर यानी कि 14.7 करोड़ लोग हैं। ठीक है, 2050 तक भारत की कुल जनसंख्या में बच्चों की हिस्सेदारी घटकर जो है वो 18% यानी कि 30 करोड़ हो जाएगी, जबकि बुजुर्गों का अनुपात जो है बढ़कर 20.8% यानी कि 34.7 करोड़ हो जाएंगे। इस प्रकार 2022 में 50.7 करोड़ व्यक्तियों की तुलना में देश को 2050 में 64.7 करोड़ व्यक्तियों की देखभाल करने की आवश्यकता होगी। देखभाल के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि अधिक महिलाएं भुगतान वाले काम में भाग लेने लगेंगी, एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ रहा है आदि भुगतान वाले काम में भाग लेने के लिए समान अवसर प्रदान करके महिला श्रम बल सहभागिता दर यानी कि FPR, ठीक है, को बढ़ाने की निष्पक्षता और दक्षता के लेंस के माध्यम से देखा जाए तो एक उपयुक्त देखभाल अर्थव्यवस्था विकसित करना महत्वपूर्ण है। एक किफ़ायती, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण पालनाघर और वृद्ध देखभाल बुनियादी ढांचे का विकास वेतनभोगी कार्यों में महिलाओं की भागीदारी के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। ठीक है, जिससे लिंग मूलक आधार पर निर्धारित करने के बजाय तुलनात्मक लाभ और विकल्प के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। ठीक है, कौशल विकास में प्रोन्नयन और प्रगति। ठीक है, जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यबल को रोजगार योग्य कौशल और ज्ञान से लैस करना आवश्यक है। ठीक है, जो वैश्विक श्रम बाजार और उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भारत के युवाओं की आकांक्षाओं और क्षमताओं के अनुरूप नौकरी और उद्यमशीलता के अवसरों को सक्षम करके भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को उत्पादकता लाभांश में बदलने के लिए सरकार द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। यह रोजगार के साथ कौशल बढ़ाने के लिए उद्योग के साथ साझेदारी कर रहा है। रोजगार परिदृश्य दुनिया भर में तेजी से
बदल रहा है और भारत जो 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है को कृत्रिम मेधा एआई द्वारा नौकरियों के बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण में भाग लेना चाहिए और इससे आगे बढ़ने की संभावना है। श्रमिकों पर स्वचालन का प्रभाव जटिल और अनिश्चित होने के कारण तकनीकी परिवर्तन की दिशा राजनीतिक अर्थव्यवस्था की ताकतों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। इसलिए भारत को अनुसंधान में निवेश करने और साझा समृद्धि की दिशा में एआई बैंड वैगन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने इस निबंध को भी देखा जिसका विषय था कि गैर कृषि क्षेत्र में 7.85 मिलियन रोजगार अवसरों का सृजन। ठीक है, चुनौतियाँ और उसके समाधानों को हम लोगों ने पढ़ा।